नाल आवाज उठाइए, नाल आवाज उठाइए, कोई कोई दुआ नहीं पाया। जन्मदिन है आज संगठन दा, जन्मदिन है आज संगठन दा, खुशियां नाल मनावा, खुशियां नाल मनावा, सब लोकां दा स्वागत करूं, खुशियां नाल लियावां। तो हम महिलाएं हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की कमी समाज में हमें है। आप ऐसे समाज से आ रहे हो जहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, या फिर कुछ करने का एक जज्बा आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर भी काम जो चल रहा है इतनी तेज़ी से, वो असर क्यों नहीं दिखा रहा है? वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि महिलाओं की कमी है ना संगठन में। समाज में, समाज की प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रोत्साहन होना और महिलाओं की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर अनेक समाज के बहुत सारे उदाहरण हैं। उसी उदाहरण के स्वरूप हमने भी जो है ये तय किया था और इसकी जो इनिशिएटिव लिया था वो इशाक जी ने लिया था इस महिला विंग को बनाने के लिए। और महिला विंग में आमना ने डील किया था, सारी ये लड़कियां जितनी भी है सब लोगों ने मिलकर जो है ये एक विंग बना था। लेकिन इस पर हम लोग इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग काम नहीं कर पाए। तो आज हमारा फाउंडर डे है। मैं 2-3 चीज़ें जो मेरे समझ में आ रहा, बाकी आप सब लोग मेरा सपोर्ट करना। हम चाहते हैं कि ये जो महिला विंग है, आमना प्लस आमना की जो टीम है, ये अपना जो है पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए कि आपका क्या मिशन है, एक साल के अंदर अंदर कैसे हम FRA को लेकर, कल्चर को लेकर, जो कम्युनिटीज़ की आइडेंटिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी की नॉलेज है, या फिर हम कम्युनिटीज़ के वुमेन हेल्थ की जो बात है, इन सब को लेकर ये अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार करें तो एज ए संगठन जो है मैं अध्यक्ष और पूरी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो इनके प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करें। और मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि मार्च तक अपना पूरा जो माइक्रो प्लान है वो मार्च से पहले तैयार करके दे दें, ताकि हम उसको जो है कैसे अच्छा सा एक सिस्टम के सेट उसकी जो उसके आवश्यकताएं हैं वो हम पूरी कर सकें। 2023 का जो हम फाउंडर डे बनाएंगे वो महिलाओं को ही समर्पित कर देंगे कि महिलाएं डिज़ाइन करें कि हम कैसे फाउंडर डे मनाएं, और उनके लिए इनको क्या चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये अपने तरीके से जो है फाउंडर डे बनाएं। जो अमीर हमजा भाई की तरफ से कहा गया है महिला विंग के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपका क्या लक्ष्य है आगे अपने फ्यूचर को लेकर के। अगर आप बाहर निकल रहे हो समाज से, आप ऐसे समाज से आ रहे हो जहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, या फिर कुछ करने का एक जज्बा आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, तभी निकल पाएंगे। ये मेरा महिला विंग की मेरी साथियों के लिए, क्योंकि आपके अंदर जज्बा होगा तो वाकई में आपको दूसरे लोग भी समझेंगे। आपको खुद बताना पड़ेगा दूसरों को कि हाँ मुझको ये करना है। कोई आपके अंदर आके नहीं झांकेगा कि इसको ये क्या चाहती है या इसको क्या करना है या क्या ज़रूरत है। तो हम महिलाएं हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की कमी समाज में हमें है। तो हम महिलाओं से अच्छे से बात कर सकते हैं। महिला विंग स्टार्ट होना मतलब इस चीज़ की ज़रूरत को दर्शाता है कि महिलाओं से डायरेक्टली पुरुष जाके बात नहीं कर सकते ना। आदमी जा कर के अगर औरतों में बैठ जाएगा और कहेगा कि लाओ भाई अपनी परेशानियां हमें बताओ, तो वो महिला कैसे बताएगी? क्योंकि उसको चाहिए ना कि वो अपने जैसी किसी को बताए। तो वो डायरेक्टली आदमी को नहीं बता पाएगी। अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर भी काम जो चल रहा है इतनी तेज़ी से, वो असर क्यों नहीं दिखा रहा है? वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि महिलाओं की कमी है ना संगठन में। तो महिलाओं को खुद भी आगे आना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हैं तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना है। आपको सिर्फ बाहर इस चीज़ के लिए नहीं निकलना है कि बस घूम लिए फिर लिए देख लिया ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो उस चीज़ों पर तो मुझे लग रहा है कि कहीं पाबंदियां है भी नहीं। हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, सारा हम यहाँ आए हैं तो हमें दिख रहा है। और दूसरा कि आप कम्युनिटी से अगर निकल ही गए हैं तो कुछ करने के लिए निकलिए। सिर्फ एक लड़की निकल जा रही है कम्युनिटी से तो उसको 10 लोगं के ताने सुनने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ और लड़कियां निकल रही हैं। जैसे आज कल मैं थी, आज और लड़कियां हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा
अजीब बात नहीं होगी लोगों के लिए कि हाँ लड़कियां बाहर आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादा दिख रही हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ही आनी चाहिए बाहर, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर जंगलों में महिलाएं हैं तो उनसे बात करने के लिए लड़कियों का होना ज़रूरी है। इस चीज़ की ज़रूरत हमें खुद भी है कि हम खुद भी बाहर निकलें। और दूसरा वो शिक्षा वाला है, तो लड़कियों की मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की शिक्षा पर ही बात करती हूँ और उनके स्वास्थ्य पर, क्योंकि स्वास्थ्य वाली स्थिति तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमारी कम्युनिटी में है, तो उसके लिए महिलाओं का होना बेहद ज़रूरी है। नमस्ते, मुझे आप लोगों ने काबिल समझा आज बात करने के लिए, इसी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ और मैं इसके पहले मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता था। तो गुजरों के जो कानूनी कार्रवाई के चीज़ों थे, इसने मुझे आकर्षित किया था और उसी सिलसिले में मैं हमजा से आके मिला था 2019 में। तो जब पहले मैं यहाँ गुजरों के डेरों में रहता था, तो तब उनकी भाषा और ये सब चीज़ों से उतनी परख नहीं थी, पर इतने 2-2.5 साल में मेरा आपके साथ इतना ताल्लुक़ रह गया है कि मुझे आप मेरे परिवार जैसे ही लगते हैं, ज़्यादातर यहाँ के संगठन के साथी। तो जो संगठन का उद्देश्य है, इस पे मैंने मेरी पिछली की जो स्टडी थी और अब आगे भी मैं इसी उम्मीद से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना वन गुजर ट्राइबल युवा संगठन को हम मजबूत कर सके और अलग अलग दायरों से, जैसे जंगलात पहले यहाँ पे आके एविक्शन का एक दौर चला था और कैसे संगठन ने एकत्र होके इस चीज़ की लड़ाई की थी और फिर अलग अलग हिस्सों में कैसे वन अधिकार समिति की काम की थी। तो मेरा यही भूमिका यहाँ पे मैं निभाया हूँ कि थोड़ी बहुत जो सहायता थी दावों भरने के लिए, अमन भाई और हमजा भाई के साथ, शमशाद भाई के साथ हम जगह जगह जाके दावों भरने की प्रक्रिया में मदद की थी। तो गुजरों के पुराने रिकॉर्ड, इस चीज़ों का मैंने थोड़ा स्टडी किया है। तो मेरे पास अभी भी काफ़ी इस स्टडी के दौरान मुझे यही पता चला कि यही सब क्षेत्रों में गुजरों का जिक्र 1880 से है। ये सारे रिकॉर्ड हमारे आर्काइव्स, उत्तराखंड आर्काइव के सेंटर में हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, वहाँ की भी अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, वर्किंग प्लान होती है, उन सब में भी ये सब चीज़ों का जिक्र है। तो मेरी यही उम्मीद है कि आगे हम संगठन की शिक्षा की और कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकें युवाओं में, ताकि ये डॉक्यूमेंट वगैरह परखने की क्षमता आए। आज जैसे प्रोग्राम किया था जैव विविधता के ऊपर और कैसे गुजर और जानवर के बीच में क्या रिश्ता है, इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन अगर हम संगठन की ओर से करें तो ये मजबूत होगा। रही बात जो आगे संगठन के ऊपर जो मेरी खास लेख थी, वो एक, जैसे हमजा भाई ने कहा कि हर संगठन में एक जद्दोजिहाद होती है और वो जद्दोजिहाद के लिए ऐसा काफ़ी साथी एकत्र होंगे, कभी कभी मौके समय होगा कि बहुत मुश्किलें, चुनौतियां आएंगी, पर उस चुनौतियों के साथ भी हम कैसे सामना करें, अपने और जो भी महिला साथी हैं और जो भी वहाँ के जो माई हैं, जो पुराने लंबरदार हैं, इन सब के ज्ञान को अगर हम एकत्र होके समझे, सबके अपने अपने नज़रियों को अगर हम एकत्र करके जोड़े, तभी वो संगठन की एक मजबूत मुट्ठी जैसी बनती है। तो ये अनेक संगठन हैं भारत में जहाँ पे बड़े बड़े चुनौती हों, जैसे डैम हो या फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो, उन्होंने उनका विरोध करके अपना हक मांगा है और वन अधिकार का कानून के हिसाब से भी उसी हिसाब से हक मांगने की आवश्यकता है। अभी जो हमारी जो शिक्षा थी, शिक्षा को लेकर जो सेंटर चल रहे थे, उसको जो है फाइनेंशियल रूप से और पूरे मैनेजमेंट को जिन्होंने संभाला है वो है वाइस ब्रिज, उनकी तरफ से आ रखे हैं हमारे वाइस ब्रिज के अध्यक्ष श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी। आपका इस्तकबाल कार्यक्रम में पहुंचने मैं चाहूँगा कि आप भी इस पूरे हमारे फाउंडर डे पे अपना विचार व्यक्त करें। हम लोग पिछले कई वर्षों से आप लोगों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बाहर के लोग भी हैं, विदेश के लोग भी हैं, खास तौर पे स्पेन के लोग हैं। वो पूरी तरीके से, विशेष रूप से महिलाएं, वहाँ की महिलाएं यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन पे विशेष ध्यान दे रही हैं। आज से जो 5-6 साल पहले मैंने देखा
लगभग 5-6 साल पहले हालत इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। आज हालत बहुत सुधरी हुई है, बहुत बेहतर है। तो इस पे मुझे एक पुरानी एक शायरी याद आ रही है। अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर होएगी उसका इंतजार कर। फॉरेस्ट वाले हर बार हमारे ऊपर ये ब्लेम करते हैं कि ये वन गुजर जंगलों का विनाश कर मतलब काटते हैं, ये करते हैं, जानवरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। तो हम लोगों से जंगली जानवरों को बहुत फ़ायदा है और उनको हमारी सपोर्ट है। और अगर हमको ये लालटेना निकालना है तो क्या उपाय लगता है आपको? क्योंकि लालटेना को ख़त्म करने में हमें फ़ायदा है और हमारे पशुओं को भी फ़ायदा है। लालटेना से कोई हमें लाभ नहीं है, लालटेना से बल्कि हमारा नुकसान ही है। जो हमारा पशु का व्यवसाय है, पशु हमारा लालटेना को अगर खा लेगा तो पशु बीमार हो जाता है, पशु कई बार मर भी जाता है। मुख्य जो जंगल में जड़ी बूटियां जो पाई जाती हैं, से उन जड़ी बूटियों का हमें ये लाभ है कि हमारा अक्सर जो पशु यदि गिर जाता है, उसकी टांग या मांस या कट जाता है, तो हम उसका पेस्ट बना के उस पर लगाते हैं। जैसे उसमें यूज़ होने वाली है, हमारे यहाँ उसे हाथी घास बोलते हैं या हाथी बेल बोलते हैं। उसका जो पत्ता रहता है, हमने जो एक स्टोरी में सुना है कि जो यदि मांस के 2 टुकड़े हम एक साथ रखें उस पत्ते के अंदर लपेट के, तो वो जुड़ जाते हैं। तो हम अपने पशु को यदि वो चीज़ खिलाते हैं तो हमारे पशु के अंदर जो गुम चोट जो उसे लगी रहती है तो वो उससे जल्दी स्वस्थ हो जाता है। और बाकी वहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ यदि पाई जाती है, जैसे गिलोई, आंवला, बेड़ा या कड़ी पत्ता, लालटीना। ये एक लालटीना बकरी जो रहती है इस घास को सबसे अधिक खाती है। और हरड़ तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि अक्सर गुजर कम्युनिटी में उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। हमारे यहाँ उसे रीढ़ बोलते हैं जो गुजर लैंग्वेज में। हाँ, उससे जो सब्जी हम बनती है उसे हम कड़ू बोलते हैं। और बाकी मैंने पूरे क्षेत्र का, जितने क्षेत्र में मैं रहता हूँ उसे मैंने दर्शाया। मैंने आंकड़े भी कुछ इसमें अपने रजिस्टर में दर्शाए गए हैं। हमारे अभी क्या बहुत, जब पहले से भी अक्सर आपने किसी भी मंदिर हो गया, कहीं भी पूजा स्थल हो गया, जब यदि वहाँ प्रसाद जब दिया जाता था तो मालू के पत्ते जो रहते हैं उनका डोंगा मतलब ये बाउल कटोरा बना के उसमें उन्हें मतलब बांटा जाता है लोगों को, क्योंकि वो एक अच्छा पत्ता भी, और उसमें कोई जल्दी हम चीज़ यदि लपेट देते हैं तो वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होती उसके अंदर। ये मैंने प्लांटेशन दर्शाया है कि प्लांटेशन में अक्सर बड़े पौधे कम और छोटे पौधे अधिक रहते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट विभाग द्वारा प्लांटेशन किया जाता है उसमें उगाए जाते हैं वो। सवाल ये था कि आपने कहा कि हम बीच में से लकड़ियां निकाल कर और अपना घर बनाते हैं। वास्तव में घर तो बनता है, लेकिन जो पहाड़ में अक्सर घर बनाते हैं तो वो लकड़ी कौन सी होती है जिसका घर बनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है कि जिनसे हम घर बनाते हैं वो लकड़ियाँ किस चीज़ की होती हैं। उन लकड़ियों में बात की जाए तो अक्सर पुराने खैर के गिरे हुए पेड़, क्योंकि जब वो पुराने गिरे हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं तो वो हरे हो नहीं सकते क्योंकि वो पेड़ मर जाता है। तो उसकी लकड़ियाँ, पुराने गिरे हुए हल्दू के पेड़ या उनकी हरी लकड़ियाँ भी काटी जाती, क्योंकि ये पेड़ बहुत मजबूत होते हैं। क्योंकि एक साल में यदि आप घर नहीं चेंज कर सकते जहाँ पे आप रह रहे हो, और पर्वतीय क्षेत्र में जो भी गुज्जर जो रहते हैं ये 6 महीने के बाद अपना माइग्रेशन करते हैं, जैसे पहाड़ जाने वाले लोग करते हैं। यदि हम जैसे शिवपुरी में रहते हैं तो हमारा जो पशु है वो इधर राय वाला साइड में, नेपाली फार्म के साइड में आ जाता है, क्योंकि हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है तो हम उस पर अपना पशु रख भी नहीं सकते, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग हमें बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ। क्योंकि सिर्फ मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमारा अपना 12 महीने हम वहाँ पे रहते, पर जो हमारा पशु है वो नहीं रहता, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और मार्च अप्रैल के सीज़न में जब तक बरसात नहीं होती वहाँ पानी की बहुत इतनी कमी हो जाती है कि लोगों को पानी पीने तक नसीब नहीं होता। ये मेरा खुद की मतलब एरिया की प्रॉब्लम है। 4 हमें यहाँ पे आवेदन थे हमारे प्रतियोगी, सो उसमें से विजेता, उपविजेता और जो तीसरे नंबर पे हैं, टोटल 3 अवार्ड यहाँ पे दिए जाएंगे। सो मैं निवेदन करूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय इशाक भाई से कि आप आएँ और विजेताओं की घोषणा करें। सब लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से बायोडाइवर्सिटी के बारे में अपनी समझ यहाँ पे प्रस्तुत की। एक तो अपनी समझ प्रस्तुत कर रहे थे, दूसरा उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ पे अपनी समझ प्रस्तुत की वो देखने में हमने दोनों चीज़ जजमेंट करी, कॉन्फिडेंस क्या है उनका और उनकी समझ किस तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे थे।
तो इसमें हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए सर्टिफिकेट रखा है और प्राइज़ हम चारों को देंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, क्योंकि उन्होंने, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हमने जो हमारे इसमें प्रोग्राम में बायोडाइवर्सिटी के 4th आए हैं, 4th हैं आफ्ताब भाई, उनको हमने 4th में डिक्लेयर करा है। उसके बाद जो हमने 3rd नंबर में जो आए हैं वो है मुस्तफ़ा बागड़ी जी। उन्होंने गोजरी ज़बान में बड़ा बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई। 2nd नंबर में आए हैं इमरान, हमारे युवा। और नो डाउट जो लास्ट बच्चे 4th में जो हैं, जो फर्स्ट नंबर में, यानी कि जो फर्स्ट नंबर में आए वो हैं इब्राहिम। प्राइज़ देने के लिए आग्रह करूंगा हमारे संगठन के संस्थापक अमीर हमजा जी और हमारे अशरफ लोधा जी और प्रवक्ता महोदय को कि वो प्राइज़ दे के सम्मानित करें जो हमारे फर्स्ट आए हैं इब्राहिम भाई को।